गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग के टॉपिक्स के साथ अगले टॉपिक्स के साथ जो टॉपिक्स का नाम है प्रकाश का विवर्तन की प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश के विवर्तन को समझने के लिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश के विवर्तन होते क्या। तो ये मान लो रेज ऑफ लाइट जा रही हैं और बीच में हम लोग का एक छोटा सा कण पड़ गया, तो ये क्या होगा, प्रकाश के कण इस प्रकाश की किरणें इस कण से आगे इस कण के कारण अपने लाइट को क्या कर लेगी, अपनी जो दिशा है डायरेक्शन को बदल लेगी। और बस इसी घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। मतलब कि यदि प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटे पारदर्शी वस्तु रख दिए जाएं, छोटे अपारदर्शी वस्तु मतलब जिससे होकर प्रकाश की किरणें आ जा ना सके, आग पाग ना हो सके, तो ऐसी अगर रख दिया जाए तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय वस्तु के किनारे में मुड़ जाती है। प्रकाश की इसी प्रकृति को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसका मतलब है कि मान लो ये रे ऑफ लाइट जा रही है, प्रकाश की किरणें जा रही हैं और बीच में हम लोग का एक कण है, यहाँ पे कण पड़ गया। अब क्या होगा, ये प्रकाश की किरणें जो जा रही थी इसको जाना चाहिए था सीधी दिशा में, बट सीधी दिशा में ना जाकर के ये क्या कर लेगी, अपनी अपनी लाइट्स को, अपनी दिशा को ये क्या कर लेगी, बदल लेगी। जब अपनी दिशा को बदल लेगी तो इसी घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं इसे। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो अगला जो टॉपिक्स है वो हम लोग का टॉपिक जो है वो है प्रकाश का। अब विवर्तन के बाद प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते थे। ये मान लो कि ये एक सतह है, और इसमें से प्रकाश की किरणें आ गई हैं। एक चमकीली सतह, इसका मतलब है कि इसका जो मतलब यहाँ से यदि प्रकाश की किरणें आएगी तो यहाँ से टकराने के बाद पुनः उसी पॉइंट से लेकर के ये दूसरे पथ की ओर चली जाएगी। तो ये जो प्रकाश आती हैं और चमकीली सतह से टकराती हैं, यानी पॉलिश की गई सतह से टकराती हैं और वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये वीवीआई है, ये पूछा गया है। किसे कहते हैं तो सुनिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती हैं तो वह वापस मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब है कि ये मान लो एक सतह है, ये सतह है जो पॉलिश किया गया सतह है। अब यहाँ से एक मान लो रे ऑफ लाइट आ गई है। अब रे ऑफ लाइट आ गई तो ये क्या करेगी, यहाँ से इसी पॉइंट्स पे आएंगी और इसी पॉइंट्स को वापस लेकर चली जाएगी, वापस लौट करके चली जाएगी। तो बस इसी घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो आने वाली किरणें थी, इस किरणों को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। 8 क्लास में पढ़ के आए होंगे, तो नोट्स लंबा ना हो इस कारण से इसको नहीं पढ़ाएगा, बट समझ लीजिए। इसको कहते हैं लोग आपतित किरण और इसको कहते हैं परावर्तित किरण। एक आपतित किरण और दूसरा क्या चीज़ है, परावर्तित किरण। अब इसी में से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन डाल देते हैं, और जो इमेजिनरी लाइन डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, उसको भी हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो अब यहाँ से इसके दो लॉज आते हैं। अब ये दोनों लॉ क्या क्या हैं, इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे दो लॉ आते हैं, इसका दो लॉ, ये दोनों लॉ इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका पहला जो नियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला नियम हो जाएगा कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं किसको है। ये इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम, स्पष्ट डायग्राम खींचते हैं। और डायग्राम खींचने के बाद उस पर प्रकाश की किरणों को भेजते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। अब यहाँ से टकराने के बाद ये वापस उसी दिशा में मोड़ गई है, जिसको हम लोग कहते हैं जिसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। एक इमेजिनरी लाइन बना दिए हैं, जिसका नाम हो गया अभिलंब। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, चूँकि ये एंगल जो है किसके किसके बीच में है, तो ये जो किरण थी इसका नाम था आपतित किरण, इसका नाम था आपतित किरण। ये जो रे ऑफ लाइट थी इसका नाम था परावर्तित किरण। और जो ये बीच में जो अभिलंब हमने इमेजिनरी लाइन खींचा है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब।
तो अगर आपसे पूछे कि आपतन कोण क्या है तो क्या बोलिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है, मतलब इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है उससे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और इसे आई से, एंगल ऑफ आई से सूचित किया जाता है। अब इसी तरह से ये परावर्तन कोण किसको कहते हैं, तो ये मान लो अभिलंब है, और अभिलंब के बाद ये हो गया परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो एंगल बन रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रेसिडेंस के बराबर होगा। इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसका मतलब है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। मतलब यदि यहाँ का कोण 60 डिग्री हो, यदि ये वाला कोण यहाँ पे मान लो कैसे बन रहा है, अगर ये बीच में विलंब है मेरा, तो ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये भी कोण क्या चीज़ है, 60 डिग्री होगा। अगला हम लोग का दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं, अब इसको समझिए, कहना क्या चाह रहे हैं, अब इस चीज़ को समझिए। फिगर के माध्यम से इसको दर्शाया गया, देखिए इसमें क्या चीज़ है, ये जो लाइट आ गई इसका नाम है आपतित किरण, ये जो लाइट है इसका नाम है अपवर्तित किरण, ये जो बीच में इमेजिनरी लाइन बना है इसका नाम है विलंब बना हुआ। ये जो एंगल है इसको कहते हैं आपतन कोण, और ये जो एंगल है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। और पहला नियम क्या बोले कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। और दूसरा नियम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो आपतित किरण है, ये देखो ये परावर्तित किरण है, और साथ साथ में ये जो विलंब है, तीनों एक ही पॉइंट पे हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही तल पे हैं। तो ये हो गए दो नियम। ये दोनों नियम जैक बोर्ड में पूछा है, और ये कितने मार्क्स का पूछता है, तो 2 मार्क्स का पूछता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये कन्फर्म पूछता ही है। पीवाईक्यूज़ देखिए, पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चंस लगातार दिए गए हैं, तो आप आशा करते हैं इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, पहला कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आशा करते हैं इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। इसके बाद जो देखिए नीचे डिफिनेशंस दिए गए बना दिए हैं, उसको आप खुद देख लीजिएगा। नोट्स चाहिए तो बार बार हम बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और नोट्स प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये देखा था कि मान लो एक सतह है, तो इस सतह को, जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित हुई है, तो इस सतह को क्या कहते हैं, तो इस सतह को हम लोग दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में इसको मिरर कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दर्पण। मतलब सीधी बात है कि जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब हो गया कि जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं, मतलब वापस लौट जा रही है, उससे हम लोग कहते हैं दर्पण कहते हैं। अब ये होते कितने तरह के, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला का नाम है समतल दर्पण और दूसरे का नाम है गोलीय दर्पण। पहला का नाम है समतल दर्पण और दूसरे का नाम है गोलीय दर्पण। अब आप लोग का सवाल होगा कि सर समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो समतल दर्पण समझिए किसको कहते हैं। मतलब मिरर कितने टाइप के, 2, पहला का नाम है प्लेन और दूसरा का नाम है स्फेरिकल। पहला का नाम प्लेन है और दूसरे का नाम क्या चीज़ है, स्फेरिकल। प्लेन मिरर क्या चीज़ बोले, तो प्लेन का मतलब होता है समतल, और स्फेरिकल का मतलब होता है गोलीय। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समतल दर्पण। ये क्लास 8 में पढ़ना था, हालांकि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। समतल दर्पण क्या है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे कहते हैं हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण की क्या विशेषता है, समतल दर्पण की सबसे पहली विशेषता है, समतल दर्पण की सबसे पहली विशेषता है कि यह सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिए, ये जो पॉइंट्स करके लिखवाए होते हैं ये और सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और केवल जैक बोर्ड के लिए नहीं। ये जो आपका नोट्स है, इस नोट्स को आप भविष्य में भी रखेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। साइंस से जुड़े सवाल आप रेलवे में बनाइए, वहाँ भी ये क्वेश्चंस इस नोट से बाहर क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। और इसके अलावा आकांक्षा, ये तो नॉर्मल है, आकांक्षा ये सब में ये प्रश्न आते ही हैं। पॉलिटेक्निक आकांक्षा इन सब सबों में से इस नोट से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। दूसरा क्या बोले, दूसरा बोले कि समतल दर्पण का बना जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तुओं के आकार का बराबर होता है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा हम लोगों का
हाइट जो होगा यानी वस्तु की जितनी हाइट होगी उतना ही प्रतिबिंब की हाइट भी बनेगा। और तीसरा चीज़ क्या चीज़ है कि यह समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के समान दूरी पर बनता है। मतलब वस्तु जो है, मान लो ऑब्जेक्ट जो है वह दर्पण से जितनी दूरी पर है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। और सबसे लास्ट क्या चीज़, ये एक लैटरल इमेज बनाता है, मतलब ये एक पार्श्विक प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्विक प्रतिबिंब करने का मतलब ये हो गया कि हम अगर दायां हाथ अगर खड़ा करें तो हमें यह महसूस होगा कि ये बायां हाथ है, और बायां हाथ खड़ा करें तो लगेगा ये दायां हाथ है। तो ये जो घटना होता है इसी को हम लोग कहते हैं, इसी घटना को ही हम लोग कहते हैं पार्श्विक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लास को थोड़ा ना आप क्या कीजिए, क्लास को लगातार बनाने के बाद अपना नोट्स बनाइए। अच्छा, ये जो फार्मूलाज दिए गए हैं ये फार्मूला हमेशा याद रखना है कि मान लो कि दो समतल दर्पण आमने सामने रखे गए हों, दो समतल दर्पण कितनी कोण पे रखा जाए तो कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें से सबसे पहले फार्मूला है कि प्रतिबिंबों की संख्या यदि निकालने बोले तो 360/θ-1 होता है। आशा है आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा। जैसे हम आपसे क्वेश्चन बोले कि दो समतल दर्पण दोनों के बीच में 90 डिग्री पे रखे गए हैं। तो यदि हम आपसे पूछें कि बताइए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 360/θ-1। अब आगे बढ़ेंगे तो 360 की जगह पे 360 और थीटा की जगह पे क्या बोलेंगे 90 डिग्री। अब इसको -1 से घटा देंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 वर्ग में कटेगा, तो 4 - 1 यानी कितना 3। मतलब दो दर्पण यदि 90 डिग्री के कोण पे बने रखे गए हो तो उस पर प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। आप ना बनाकर कमेंट सेक्शन में आप भेजेंगे, कमेंट सेक्शन में बनेंगे कि यदि 180 डिग्री पर रखा जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, और दूसरा कि 45 डिग्री पर रखा जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। ये दोनों अभी क्लास वर्क है, होमवर्क है, कर सकते हैं, आप उसको स्टडी करेंगे। दोनों क्लास वर्क्स को आप स्टडी करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, आप भेज कैसे सकते हैं, तो एक मेरा नंबर आप लोग को दिया जा रहा है, आप यहाँ पे व्हाट्सअप भेज सकते हैं अपने नाम के साथ 6202348817। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भेज सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देंगे। यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शंस में आप भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप पहले 2 टाइप के पढ़ाए थे, उसमें से सबसे पहला पढ़ाए थे गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो समतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग जो होता है घरों के दर्पण के रूप में, हम लोग आईने के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेरियोस्कोप बनाने में और क्लाइडोस्कोप बनाने में उपयोग होता है, और सेविंग दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण के लिए पहले आप इतना में से बात कीजिए, छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आशा याद रखिए आज जो हम लोगों ने पढ़ाया उसमें से जो पढ़ने वाला चीज़ है उसको हम लोग क्विक रिकेप कर लेते हैं। रिकेप का मतलब हमने आज क्या क्या पढ़ा इस पर ध्यान देते हैं, और क्या हमको याद करना। पहला याद करना आपको परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम। दूसरा याद करते हैं समतल दर्पण के उपयोग। इन दोनों टॉपिक्स को आप स्टडी कर लीजिएगा, समतल दर्पण के उपयोग। और तीसरा समतल दर्पण की विशेषताएँ, समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब की विशेषताएँ, इन तीनों को आप याद कीजिएगा। तो फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें, हम आपके लिए नई नई चीज़ों लेकर आएंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक्स होगा वो गोलीय दर्पण होगा, और गोलीय दर्पण के बाद हम लोग गोलीय दर्पण को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, एक का नाम होगा उत्तल, एक का नाम होगा अवतल। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस को इसी तरह से बना कर रखेंगे। धन्यवाद।